हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मिश्रा क्लासेस एकेडमी के विधिक शिक्षा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत का संविधान के परिदृश्य का। आज भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को विस्तार से हम लोग जानेंगे और प्रतिदिन जो है कि हम 2-2, 3-3 आर्टिकल को विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। और आज का हमारा टॉपिक भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन है, जो कि लॉ विद्यार्थियों के लिए, या फिर अगर लॉ विद्यार्थी भी नहीं हैं आप, तो भी एक भारत का एक नागरिक होने के नाते आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं संविधान। सबसे पहले बात आती है संविधान की। तो संविधान क्या है? ये जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब इसको संविधान को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने किस किस देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ से किन किन देशों से उन्होंने क्या क्या लिया। तो आपको यह पहले जानना चाहिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। और भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण करने से पूर्व लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और उन 60 देशों के संविधानों में से 10 देशों के संविधान से कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बढ़िया चीज़ों को लेकर, अच्छी चीज़ों को, उनकी अच्छी बातों को लेकर के, कुछ अपने पास से लेकर के भारत का संविधान का निर्माण किया। फिलहाल अब हम देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? हम अपनी भाषा में इसको लिखे हैं। अगर देखा जाए तो संविधान मूल सिद्धांतों का समुच्चय है, सेट है। सेट समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है किसी भी वस्तु को उसके क्रम से सजा देना। अर्थात अगर हम देखें इसको साधारण भाषा में अगर समझना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, संविधान एक लिखित रूप में विधियों का संग्रह है जिससे उस देश के लोग, सरकारें व अन्य संगठन संचालित होते हैं, और यह उस देश की परम विधि होती है। अर्थात जिस देश में संविधान होता है वह संविधान उस देश की परम विधि होती है। अर्थात उस संविधान के ऊपर ना तो कोई सरकार होती है, ना कोई संगठन, और ना ही कोई व्यक्ति। अब हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके 22 भाग हैं, और इन टोटल 22 भागों में 448 अनुच्छेद अमेंडमेंट के बाद हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से अभी भी ये ABCD करके जो है कि 448 अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं जिसको बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। इसमें कुल 22 जो है कि भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब अनुसूची क्या है और भाग क्या है हम लोग इसको आगे देखेंगे, लेकिन अनुच्छेदों को इस 22 भागों में विभक्त किया गया है। आज हम सिर्फ परिदृश्य देखेंगे। इसके बाद जो है अगली वीडियो से हम भाग 1, फिर भाग 2, भाग 3 ऐसे करके सारे एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। भाग 1 किसके बारे में बताता है? भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय से संबंधित है, जो कि हमारा आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 तक वर्णित है। भाग 2 की बात करें तो यह नागरिकता से संबंधित है। अभी हाल ही में जो है कि NRC और CAA और NPR का जो मामला आया था,
वह हमारे संविधान के भाग 2 से ही संबंधित था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, इस पर काफ़ी विरोध हुआ। फिलहाल अभी हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। तो ये नागरिकता वहीं भाग 2 से संबंधित है। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 हमारे मूल अधिकार हैं, और यह माना जाता है कि भाग 3 ही जो है हमारे संविधान की आत्मा है। हमारे संविधान की आत्मा क्या है? भाग 3 है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि राज्य को चलाने की विधि, राज्य को किस प्रकार से चलाना है, वह हमारे भाग 4 में है। यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 4 क को मूल कर्तव्य, यह भाग 4 क कब जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? 51 क मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? प्लस यह 51 क में दिया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य 51 क। अब भाग 5। भाग 5 संघ के विषय में बताता है, और यह आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें 52 से 51 एक बड़ा लंबा भाग है ये। इसमें जो है कि राष्ट्रपति के बारे में, कार्यपालिका, उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ये सब इसमें, और राज्यपाल, यह जो है कि 151 तक वर्णित है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। भाग 6 में राज्य, राज्य 152 से 237 तक। राज्य के बारे में देखेंगे कि राज्य क्या है। ठीक है, यह 152 आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग 7 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ का जो राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल 238 में है, जिसको कि निरसित कर दिया गया है। अब भाग 8 भी संघ के राज्य क्षेत्र से ही है, जो 239 से लेकर के 242 तक है। यह आर्टिकल नंबर 242 को भी निरसन कर दिया गया है। भाग 9 में आते हैं। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। हमारे जो ग्राम सभा में पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें, वह भाग 9 में वर्णित है, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 अड़ा तक जो है कि से संबंधित है। भाग 9 क, भाग 9 का खंड क नगर पालिकाएं से संबंधित है। नगर पालिका 243 त से लेकर के 243 या फिर, और 243 य से लेकर के 243 य छ तक। अब यह छ क्या है? देखिए, जब भी आर्टिकल जोड़ना होता है अमेंडमेंट के दौरान, तो ऐसा नहीं करते हैं कि उसको ज्ञ पे पहुंचा दिए फिर उसके बाद नहीं। देखिए, त से हम य पर आए, फिर य से, फिर य क, य ख, फिर य ग, ऐसे लेते लेते जो है कि य छ तक हो गया। अब आते हैं भाग 9 ख, जिसमें सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां आप लोग जानते होंगे क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 243 य ज से लेकर के 243 य न तक है, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। भाग 10 में, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। आर्टिकल 244 व 244 का खंड क, यह अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है इसमें विशेष उपबंध है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक वर्णित है। राज्य और संघ के बीच में संबंध की बात करता है जो, और यही आप देखेंगे अनुसूची में, तो अनुसूची संख्या 7 शेड्यूल 7 में आपको 3 सूचियां मिलेंगी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यह आर्टिकल वहीं से संबंधित है। अब भाग 3 पर आते हैं। भाग 3 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। राज्यों से या फिर केंद्र सरकार का अन्य
राज्यों से या फिर किसी विदेशी राज्यों से जो संपत्ति, वित्त या फिर संविदा और वाद विवाद होता है, उसके से संबंधित जो आर्टिकल है 264 से लेकर के 300 खंड क तक है। भाग 13। भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के अंदर की बात है ये। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 301 टू 307। अगला भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323। अब भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 323 का से लेकर 323 ख तक वर्णित है। भाग 15, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। आर्टिकल 324 टू 329 का। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 टू 342। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनके बारे में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में। भाग 17, राजभाषा। भाग 17 में है आपकी राजभाषा। राजभाषा आपका क्या होगा? राजभाषा का मतलब ये हो गया कि आपका सुप्रीम कोर्ट की क्या भाषा होगी, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी अलग अलग राज्यों में, केंद्र की राजभाषा क्या होगी, अलग अलग राज्यों की राजभाषा क्या होगी, उसके संदर्भ में आर्टिकल 343 टू 351 में वर्णन किया गया है। और इसी से संबंधित शेड्यूल 8 है आपका भाषाएं, जिसमें कि 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भाग 18, आपात उपबंध। आपात उपबंध बड़े महत्वपूर्ण है ये। आर्टिकल 352 टू 360, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के मध्य जो है, इसमें आपात उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 319, प्रकरण, मिसलेनियस। प्रकरण मतलब मिसलेनियस। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है किसी विशेष के बारे में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यह आपात उपबंध है, चाहे राजभाषा है, निर्वाचन है, अधिकरण है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर संविधान संशोधन, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसमें प्रकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे विशेष छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको एक पास रख दिया गया है, इनका कोई मतलब वो सेट नहीं है। वो 361 टू 367 है। अब आर्टिकल भाग 20 पर आते हैं, जो कि संविधान संशोधन की बात करता है, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 368। यह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल है, जिसमें भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। हाँ, लेकिन वह कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही ढह जाए। ऐसा एक केस में, जो केशवानंद भारती का केस आया था, उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक वर्णित है। भाग 22 में जो है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जो कि 393 से लेकर के 395। अब हम आते हैं जो विशेष बात है, अनुसूची। देखिए अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए ये जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाग की आवश्यकता क्यों पड़ी और अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर
संविधान निर्माताओं ने इन सारी चीज़ों को ऐसे कहानी की तरह लिख दिया होता तो हमें आज इस चीज़ों को खोजने में, ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती और शायद हम समय पड़ने पर इसे तत्काल नहीं ढूंढ सकते थे। तो उसी परेशानी से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने इसे भागों, अनुसूचियों और आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। अब अनुसूची क्या होती है? अनुसूची इसलिए जो हमारे आर्टिकल हैं, जैसे हमने आर्टिकल देखा राजभाषा। अब राजभाषा को हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं लिख सकते थे, इसलिए उसके लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची में उस राजभाषा को विस्तृत रूप में लिखा गया, इसीलिए वह अनुसूची है। अब देखें, इसमें 12 अनुसूचियां हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बात करती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है हमारी पहली अनुसूची। अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियुक्ति के बारे में या फिर उनके संदर्भ में उनकी सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान करती है। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान की बात करता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात, राज्यपाल को शपथ दिलाने की, प्रतिज्ञान कराने की बात। जो शपथ से संबंधित अनुसूची है वह अनुसूची नंबर 3 है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन यह चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय लोगों के प्रशासन के उपबंध में। सातवीं अनुसूची में शक्तियों व अधिकारों का बंटवारा है। किसके मध्य? राज्य व संघ के मध्य में। इसी में आपकी 3 सूचियां आएंगी। जो पहला है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची जिसमें हमारी भाषाएं हैं और इसमें अभी तक 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं अभी तक इसमें सम्मिलित हो चुकी हैं। अब नवीं अनुसूची आर्टिकल 31 ख के विषय में प्रावधान करता है। उसको संक्षिप्त रूप से वहाँ बताया गया था, यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ बताएगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदलू कानून। दल बदलू कानून उनके लिए था जो एक दल में रहकर हार जाते थे तो दूसरे दल में चले जाते थे, या फिर जीत जाते थे तो दूसरे दल बदल लेते थे, जिससे सरकार को अस्थायी रूप नहीं मिल पाता था। तो उनके लिए दल बदलू कानून लाया गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची आर्टिकल 243 खंड 6 के बारे में विस्तृत प्रावधान करता है और 12वीं अनुसूची आर्टिकल 243 खंड ब के बारे में विस्तृत प्रावधान करता है। वीडियो लंबी हो गई, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। अब हम अगले वीडियो में एक आर्टिकल पर जो है कि विस्तृत चर्चा करेंगे और हम प्रतिदिन 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल ऐसे ही लाते रहेंगे और एक भाग को हम लोग करके इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझेंगे।
आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं। जी धन्यवाद।